जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आवाज़ें तैयारी में, जहां तैयारी की हर आवाज़ पहुंचती है आपके सपनों तक। आज हम 71वीं पीपीएससी प्रीलिम्स की पॉलिटी रिवीजन करेंगे, जो आपके सिलेक्शन के लिए है बेहद ज़रूरी। कल कुछ इशू की वजह से वीडियो रुक गई थी बीच में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य की कार्यपालिका, यहाँ से पढ़ना था, यहाँ पे वीडियो रुक गया था। राज्य स्तर पर कार्यपालिका की संरचना संघीय कार्यपालिका के अनुरूप है। जो भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, वही राज्य में राज्यपाल की भी होती है। राज्य का मुख्यमंत्री का पद प्रधानमंत्री के पद जैसा ही होता है। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका है भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 267 तक। ठीक है। राज्यपाल अनुच्छेद 152 से 162 तक है। मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री अनुच्छेद 163 से 164 है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 है। ठीक है। महाधिवक्ता से जुड़ा अनुच्छेद 165 है। राज्यपाल के बारे में देखते हैं। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में दिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। ठीक है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार 2 या अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, किंतु वेतन का बंटवारा राष्ट्रपति के अनुसार होगा। वेतन का बंटवारा किसके अनुसार होगा? राष्ट्रपति के अनुसार होगा। अनुच्छेद 154, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति प्रधान होते हैं, वैसे ही राज्य में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है, किंतु केवल औपचारिक प्रधान होता है। जैसे राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल उस राज्य का रहने वाला नहीं होता है जिस राज्य में उसे राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 156, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के पास अपना त्यागपत्र भेज सकता है। उपर्युक्त परिस्थितियों के अतिरिक्त सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती है तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है। योग्यता और अर्हताएं क्या है राज्यपाल की? तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष या उससे अधिक का हो, विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, लाभ के पद पर ना हो, शपथ संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेते हैं। राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान होती हैं, परंतु राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कार्यपालिका शक्तियां क्या है राज्यपाल की? राष्ट्रपति की तरह राज्य में नियुक्ति तथा कार्यकारी राज्यपाल के नाम से होता है। राष्ट्रपति की तरह राज्य में नियुक्ति का और कार्य का जो कार्य होता है वो राज्यपाल के नाम से ही होता है। यह राज्य मंत्रिपरिषद के सलाह पर किया जाता है। मुख्यमंत्री के प्रशासन तथा विधि निर्माण संबंधी जानकारी मांग सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संकट राष्ट्रपति शासन की घोषणा पर वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य का शासन चलाता है। ठीक है। केंद्र सरकार के अभिकर्ता यानी कि एजेंट के रूप में कार्य करता है। विधायी शक्तियां क्या है? राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति की तरह राज्य में विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह ही राज्य में विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 6ठा भाग यानी कि 1/6 मनोनीत करते हैं।
अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जैसे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ठीक है। वित्तीय शक्तियां क्या हैं इनकी? राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां अनुच्छेद 202 के अनुसार विधानमंडल में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट प्रस्तुत करवाता है। बजट सब संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है। संविधान में लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण बजट हम आम बोलचाल में बजट का इस्तेमाल करते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या हैं? अनुच्छेद 200 में राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। जब राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, अनुच्छेद 31A के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। अनुच्छेद 200 में यह प्रावधान है कि कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है। विधानसभा में सरकार को बहुमत सिद्ध करने का आदेश है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। छठी अनुसूची के चारों राज्यों में रॉयल्टी निर्धारण है। ठीक है। राज्य विधानमंडल एवं प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल की, परंतु राष्ट्रपति जैसा राज्यपाल को मृत्यु दंड की सजा माफ नहीं कर सकता है तथा सैन्य अदालत की सजा की माफी की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद है 163 से 164। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 64 कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। सामान्यतः विधानसभा में बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या होते हैं? इनका चुनाव नहीं होता है, ये नियुक्त होते हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। मंत्रियों का चयन और उनके विभागों का निर्धारण करता है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर पूरे राज्य की मंत्रिपरिषद है तो वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा और अकेला व्यक्तिगत मंत्री वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होगा। महाधिवक्ता के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 165 में। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल को एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है उसे राज्यपाल महाधिवक्ता नियुक्त करते हैं। ये राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं। वेतन एवं कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित प्रसाद पर्यंत होता है। जब तक राज्यपाल चाहते हैं तब तक वो कार्यकाल पे रहते हैं और उनका वेतन भी राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देते हैं ये। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में कार्यवाहियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। राज्य व्यवस्थापिका अनुच्छेद 168 से 212। केंद्र की भांति राज्यों में भी प्रतिनिधिक शासन की व्यवस्था है, अर्थात राज्यों का शासन पद्धति केंद्रीय सरकार के ही अनुरूप है। संविधान ने
राज्यों को एक सदनात्मक विधायिका या द्विसदनात्मक विधायिका को स्थापित करने का विकल्प दिया है। राज्य विधायिका या विधान मंडल, ठीक है। राज्यपाल प्लस विधान परिषद, उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन है और विधानसभा निम्न सदन। राज्य विधायिका या विधानमंडल किससे मिलकर बना रहता है, तो वो मिलकर बनता है राज्यपाल से, विधान परिषद, उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन से मिलकर। विधान परिषद के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति का प्रावधान है, या तो निर्माण और समाप्ति का प्रावधान है, जो राज्य विधानसभा की सहमति से संसद द्वारा साधारण विधेयक द्वारा किया जा सकता है। कौन से विधेयक द्वारा? साधारण विधेयक द्वारा। वर्तमान में 6 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विधान परिषद हैं। संरचना इसकी क्या है? अधिकतम संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा का 1/3 होना चाहिए। जिस भी राज्य का है उसके 1/3 इसकी संरचना होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 40 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं इसके अपवाद भी हैं, ठीक है। विधान परिषद निर्वाचन कुछ सदस्यों का 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा होते हैं, 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा होते हैं, 1/12 राज्य में रह रहे 3 वर्ष के स्नातकों द्वारा होते हैं और 1/12 माध्यमिक शिक्षक द्वारा होते हैं और 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विधान परिषद एक स्थायी निकाय है। यह भंग नहीं की जा सकती है परंतु समाप्त हो सकती है। भंग नहीं की जा सकती है परंतु समाप्त हो सकती है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निर्वाचन होता है, जैसे कि राज्यसभा में होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं और 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है, ठीक है। विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है, पहली बार में 3 महीने तक, ठीक है। पहली बार 3 महीने रोकेगी, फिर वापस आएगा और फिर जब उसको पारित किया जाएगा तो 1 महीने और रोक सकती है। तो टोटल हुए 4 माह, 4 माह तक रोक सकती है साधारण विधेयक को, ठीक है। विधानसभा राज्य विधानमंडल में जहाँ द्विसदनी विधायिका है, निम्न सदन को विधानसभा नाम से संबोधित किया जाता है। लोकसभा की भांति राज्य विधानसभा राज्य की जनता का सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्य की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, किंतु किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। अपवाद में है गोवा और मिजोरम, इसमें 40 सदस्य हैं। सिक्किम में 32 सदस्य हैं और पुडुचेरी में 30, ठीक है। विधानसभा के कार्य लोकसभा के समान होते हैं, जैसे कि समझो विधानसभा लोकसभा, ठीक है। न्यायपालिका के बारे में दिया गया। अब न्यायपालिका के बारे में देख लेते हैं। भारतीय भारतीय संविधान एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। भारतीय संविधान, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि कानून का शासन, रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। भारत में न्यायपालिका 3 स्तर पे हैं। पहले है उच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च स्तर है। फिर है पहला है उच्चतम न्यायालय, जो कि सर्वोच्च स्तर है। उच्चतम न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। फिर है उच्च न्यायालय जो कि राज्य स्तर पर है, ये है हाई कोर्ट। और फिर है अधीनस्थ न्यायालय,
जो कि जिला स्तर पे है, इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। उच्च न्यायालय ये है भाग 5 में। उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो है भाग 5। आर्टिकल 124 से 147। ठीक है। हाई कोर्ट ये है भाग 6 में। कौन से भाग में? भाग 6 में। और इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल है आर्टिकल 214 से 232। और तीसरा है अधीनस्थ न्यायालय, ये भी है भाग 6 में। ठीक है। और इसका आर्टिकल कितना है? 233 से 237। और ये है भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। आर्टिकल 124 से 147। अब पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 124 से 147। उच्चतम न्यायालय भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का गठन स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र शक्तियों एवं प्रक्रिया का उल्लेख है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950। विनियमन संसद इसके लिए अधिकृत है। संरचना 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश। न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि का अधिकार संसद को है। मूलतः उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 8, जो स्टार्टिंग में उच्चतम न्यायालय थी। मूल उच्चतम न्यायालय जो स्टार्टिंग में बनी थी उसमें न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश सीजीआई प्लस 7 अन्य न्यायाधीश। जो समय समय पर इनकी संख्याओं में वृद्धि संसद द्वारा की जाती रही है। वृद्धि होके ये वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक सीजीआई और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलोजियम की सलाह पर। अर्हताएं क्या है इनकी? न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न उच्च न्यायालयों का कम से कम 5 साल का न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक लगातार वकील रहा हो, या तो ये रहा हो या तो ये रहा हो। ठीक है। राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायविद होना चाहिए, कि राष्ट्रपति के नज़र में उसे सम्मानित न्यायविद होना चाहिए। 65 वर्ष की आयु पूरी ना हो, 65 वर्ष की आयु पूरी अभी नहीं किया हो। ठीक है। शपथ राष्ट्रपति या इस, ये गलत लिखा हुआ है, उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ठीक है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाएंगे। ठीक है। कार्यकाल अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक होती है, वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र 62 वर्ष होती है। ठीक है। वेतन संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 प्रति माह मिलते हैं। ठीक है। निष्कासन कैसे होता है? राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकते हैं ये। महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार ये प्रक्रिया होती है, जिसमें महाभियोग लाया जाता है संसद द्वारा न्यायाधीशों पर। ठीक है। अभी तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाया गया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों या वे अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, तो उसके
उनके स्थान पर अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है, जो कि 33 न्यायाधीशों में से ही होंगे। तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद। उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 130 संविधान द्वारा तय जगह दिल्ली है, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश को स्थान परिवर्तन एवं निर्धारण का अधिकार है। यह व्यवस्था वैकल्पिक है। उच्चतम न्यायालय की शक्तियां क्या हैं? सर्वोच्च न्यायालय देश के नागरिकों के मूल अधिकारों का अधिरक्षण एवं संविधान का अभिभावक है। यह भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या करता है। मूल क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में बताया गया है। केंद्र और राज्यों के विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। केंद्र और एक से अधिक राज्यों के विवाद भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। ये इसके और राज्य के बीच विवाद ये भी सुप्रीम कोर्ट देख सकता है सिर्फ। ये इसके मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 132 के अंतर्गत 5 तरह के रिट जारी करता है, जिससे मौलिक अधिकार का संरक्षण किया जाता है। अपीली क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 132 से 136 के अंतर्गत देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। इसके अंतर्गत संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक मामले और विशेष अनुमति संबंधी अपील सुनी जाती है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 137 के तहत केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर विधायी और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है ये। ठीक है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति 2 श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श मांग सकता है। पहला है सार्वजनिक महत्व के विवादों पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। मत देने की अनिवार्यता नहीं है, या तो मत दे उच्चतम न्यायालय या ना दे। ये दूसरा है किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता आदि मामले पे मत देना अनिवार्य है। ठीक है। मत सलाहकारी होता है, राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसके? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कान्या। उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी, अक्टूबर 1989। सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ 1978 से 1985, जो कि वाई चंद्रचूड़ जो थे अभी हमारे सीजीआई उनके पिताजी हैं। ठीक है। सबसे कम समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे, 17 दिन। पहला अनुसूचित जाति के सीजीआई केजी बालकृष्णन 2007 से 2010। एकमात्र सीजीआई जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उच्चतम न्यायालय की अब तक की सबसे बड़ी पीठ केशवानंद भारती बाद 1973 13 न्यायाधीशों की पीठ बनी थी। जनहित याचिका के भारत में जनक पीएन भगवती सन 1989। जनहित याचिका के भारत में माता पुष्पा कपिला हिंगोरानी हुसैनारा खातून केस 1989। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यवाही में की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई। 14 मई 2025 से 23 नवंबर 2025 तक। ठीक है। अब बात करेंगे उच्च न्यायालय पे। अनुच्छेद 214 से 232 संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां और प्रक्रिया का वर्णन है। भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा 1862 में कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापना की गई। उच्च न्यायालय का वर्तमान स्वरूप भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होंगे। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में हैं।
बम्बई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र और गोवा का भी क्षेत्राधिकार है इनके पास। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्राधिकार है। और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब और हरियाणा का क्षेत्राधिकार है। 5 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अधीन राज्य के अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। बम्बई उच्च न्यायालय में दादर और नागर हवेली भी आती हैं। और कलकत्ता उच्च न्यायालय में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। केरल उच्च न्यायालय में लक्षद्वीप आते हैं। और मद्रास उच्च न्यायालय में पुडुचेरी आती है। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चंडीगढ़ का क्षेत्र आता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं नाम यहाँ पे दिए गए हैं। लिस्ट को देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र और नाम। पहला, इलाहाबाद। स्थापना कब हुई? 1886 में। न्यायिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और सीट इसकी है इलाहाबाद। और इसकी एक बेंच बैठती है जो कि लखनऊ में है। ठीक है। दूसरा है आंध्र प्रदेश। स्थापना हुई 2019 में। न्यायिक क्षेत्र आंध्र प्रदेश और सीट है अमरावती। तीसरा है बम्बई। स्थापना वर्ष 1862। न्यायिक क्षेत्र में आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली। सीट है मुंबई, नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में इनकी खंडपीठ बैठती है। ठीक है। चौथा है कलकत्ता उच्च न्यायालय और इसकी स्थापना का वर्ष है 1862। बम्बई और कलकत्ता। ठीक है। और इसका न्यायिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सीट है कोलकाता। पोर्ट ब्लेयर में भ्रमणकारी खंडपीठ है। ठीक है। पांचवा है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। स्थापना वर्ष 2000। न्यायिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ और सीट है बिलासपुर। छठा है दिल्ली उच्च न्यायालय। 1966 में स्थापना हुई। न्यायिक क्षेत्र दिल्ली और सीट है दिल्ली। ठीक है। सातवां है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। स्थापना का वर्ष है 1948। ठीक है। न्यायिक क्षेत्र है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और सीट है गुवाहाटी। कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में खंडपीठ है इसके। गुजरात उच्च न्यायालय। स्थापना 1948। न्यायिक क्षेत्र गुजरात और इसकी सीट है अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। स्थापना वर्ष 1971। न्यायिक क्षेत्र क्या है? हिमाचल प्रदेश और सीट है शिमला। जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय। स्थापना वर्ष 1928। न्यायिक क्षेत्र है जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख और सीट है श्रीनगर और जम्मू। झारखंड उच्च न्यायालय 2000। झारखंड है न्यायिक क्षेत्र और इसकी सीट है रांची। कर्नाटक उच्च न्यायालय। स्थापना वर्ष 1884। कर्नाटक में न्यायिक क्षेत्र है और सीट है बेंगलुरु। केरल उच्च न्यायालय। स्थापना वर्ष है 1956 और न्यायिक क्षेत्र है केरल और लक्षद्वीप और सीट है एर्नाकुलम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। स्थापना वर्ष है 1956। न्यायिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश और सीट है जबलपुर में। इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है। ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में स्थापना वर्ष हुआ और तमिलनाडु और पुडुचेरी न्यायिक क्षेत्र है और चेन्नई में इसकी सीट है। मणिपुर उच्च न्यायालय 2013 में। मणिपुर इसकी न्यायिक क्षेत्र है और इम्फाल में इसकी सीट है। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में स्थापना। न्यायिक क्षेत्र मेघालय और सीट है शिलोंग में। उड़ीसा उच्च न्यायालय। स्थापना वर्ष 1949। न्यायिक क्षेत्र है उड़ीसा और सीट है कटक में। ठीक है। अब है पटना उच्च न्यायालय। स्थापना वर्ष 1916। न्यायिक क्षेत्र है बिहार और सीट है पटना। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। स्थापना वर्ष है 1975। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ न्यायिक क्षेत्र है और सीट है चंडीगढ़ में। राजस्थान उच्च न्यायालय। स्थापना वर्ष है 1949। राजस्थान न्यायिक क्षेत्र है
जोधपुर में सीट है और जयपुर में खंडपीठ है। सिक्किम उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1975, न्यायिक क्षेत्र सिक्किम, सीट गंगटोक। तेलंगाना उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 1954, न्यायिक क्षेत्र तेलंगाना, सीट है हैदराबाद। त्रिपुरा उच्च न्यायालय, स्थापना वर्ष 2013, न्यायिक क्षेत्र है त्रिपुरा और सीट है अगरतला। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000, स्थापना वर्ष उत्तराखंड, न्यायिक क्षेत्र है और नैनीताल में सीट है। ठीक है, संरचना देख लेते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति तय करते हैं। सबसे ज्यादा न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। ठीक है, नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेकर की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श पर करते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति पर राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों से भी परामर्श करते हैं। ठीक है, योग्यताएं क्या होंगी? भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में लगातार यहाँ पे रहेगा, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक पद धारण कर चुका हो, 62 वर्ष की आयु पूर्ण ना हो। शपथ, राज्यपाल या इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इसके अतिरिक्त कदाचार और अक्षमता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। अभी तक 2 न्यायाधीश 1991 में वी रामास्वामी तथा वर्ष 2011 में सौमित्र सेन पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया गया, परंतु इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया। ठीक है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों में वकालत कर सकते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन राज्य के संचित निधि से, वहीं पेंशन केंद्र की संचित निधि से मिलता है। उच्च न्यायालय की शक्तियां, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, कंपनी विवाद, इच्छा पत्र, तलाक एवं विवाह, न्यायालय की अवमानना, अपीली क्षेत्राधिकार और न्यायिक क्षेत्राधिकार में मूल अधिकारों का संरक्षण है अनुच्छेद 226 के तहत। अभिलेख का न्यायालय इसको कहा जाता है, आर्टिकल 215। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अभिलेखों का न्यायालय कहा जाता है, क्योंकि इनके हर निर्णय का दस्तावेज बनता है जिसपे इनके निर्णय लिखे होते हैं, ये अभिलेख कहलाता है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्तियां होती हैं। पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पंचायती राज लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य जनभागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान निहित है। 2 अक्टूबर 1952 जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रसार सेवा था, जो 1953 में शुरू किया गया था। जनवरी 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। ठीक है, 11 अक्टूबर 1959 को रहेगा, यहाँ पे करो नहीं रहेगा। आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले में शानदार विकास खंड में इसे शादनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां हैं। पहला है बलवंत राय मेहता समिति, जो 1957 में बनी, त्रिस्तरीय व्यवस्था तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का
बात कहा गया इसमें। अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी, ये द्विस्तरीय व्यवस्थापिका की बात की है। और न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग करने की सिफारिश की गई इसमें। JVK राव समिति 1985 में बनी, ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा की, जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करने की सिफारिश की। LM सिंघवी 1986 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने व उनके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। PK थंगुन समिति 1988 में बनी, इन्होंने संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की, महिला आरक्षण के प्रावधान पर जोर दिया। 73वां संविधान संशोधन 1992, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान में एक नया भाग 9 के प्रकृति में परिवर्तन तथा 11वीं अनुसूची, ठीक है, जोड़ा गया। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान समापित किया गया। इसके अंतर्गत 29 विषय समाहित किए गए, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया। भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया, जिसमें 29 विषय समाहित किए गए थे। इसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना, अधिकारों तथा कार्यों को वैधानिकता प्रदान की गई, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा की तरह प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव व्यवस्था लागू की गई। इस अधिनियम के प्रावधानों का 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क है अनिवार्य प्रावधान, जिला परिषद, पंचायत परिषद और ग्राम परिषद। पंचायत भी त्रिस्तरीय, ठीक है, पहले जिला परिषद, फिर पंचायत परिषद, फिर ग्राम परिषद। ग्राम सभा का गठन, त्रिस्तरीय व्यवस्था, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए द्विस्तरीय व्यवस्था। चुनाव हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष, सभी स्तरों पर न्यूनतम 1/3 महिला आरक्षण जो अधिकतम 1/2 महिला आरक्षण तक बढ़ाया जा सकता है। बिहार 2006 में पहला राज्य बना जिसने 50% महिला आरक्षण प्रदान किया, ठीक है। अब यहाँ पे स्तर दिया गया है पंचायतों का। ग्राम स्तर पे संरचना है ग्राम पंचायत का, प्रमुख अधिकारी हैं प्रधान, मुखिया और सरपंच। निर्वाचन होता है इनका प्रत्यक्ष रूप से। खंड स्तर पर संरचना है पंचायत समिति और इसके प्रमुख अधिकारी हैं प्रमुख कहा जाता है इन्हें, और निर्वाचन इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जिला स्तर पर जिला परिषद या जनपद पंचायत इसकी संरचना है और अध्यक्षता, इसके प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष या चेयरपर्सन है और इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सभी स्तरों पर SC या ST को आरक्षण। अरुणाचल प्रदेश में SC आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष, 6 माह की अवधि में नए चुनाव, ठीक है। अगर 6 माह की अवधि में नए चुनाव कराए जाते हैं। सभी स्तरों पर SC ST आरक्षण। अरुणाचल प्रदेश में SC आरक्षण का प्रावधान नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष, 6 माह की अवधि में नए चुनाव, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 243 आई में, ठीक है। स्वैच्छिक प्रावधान क्या है? ख है स्वैच्छिक प्रावधान, ग्राम सभा को शक्ति एवं प्रकारों से मुक्त करना, पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना और पिछड़े वर्गों का आरक्षण। महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 243 ए, इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 बी गठन के बारे में। 243 सी संरचना क्या होगी। 243 डी आरक्षण। 243 जी शक्तियाँ। 243 एच कर या निधियाँ। 243 आई राज्य वित्त आयोग। 243 के राज्य चुनाव आयोग। 11वीं अनुसूची के शामिल कुल प्रमुख विषय, ठीक है। कृषि है, भू विकास एवं भूमि सुधार है, लघु सिंचाई है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन है, लघु उद्योग है, ग्रामीण विकास एवं पेयजल है, सड़क पुल एवं जलमार्ग है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि, ये सारे
क्या है, प्रमुख विषय हैं। यहाँ पे पेशा एक्ट के बारे में दिया गया है जो 1996 में आया। दी पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, पांचवी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होंगे होते हैं। हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधन सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। पांचवी अनुसूची में 10 राज्य शामिल हैं। वो हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए प्रथम प्रयास 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया, जो असफल रहा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए प्रथम प्रयास 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किया गया, जो असफल रहा। 73वें संविधान संशोधन के बाद सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 30 मई 1994 को पंचायत चुनाव हुए। 73वां संविधान संशोधन नागालैंड, मिजोरम तथा मेघालय में लागू नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया नगर पालिका के बारे में। शहरी स्थानीय को नगर पालिका कहा जाता है। नगर निकायों का विकास 1687 भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। 1726 बम्बई और कलकत्ता नगर निगम की स्थापना की गई। 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मेयो का संकल्प। 1882 में लॉर्ड रिपन संकल्प स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। 1907 में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन और 1919 में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय लाया गया। 1924 में छावनी अधिनियम, 1935 में स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, 1 जून 1999 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग जोड़ा गया जिसके अंतर्गत अनुच्छेद से समाहित किया गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत 18 विषय हैं, 8 प्रकार की शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, नगरीय क्षेत्र पत्तन न्यास और विशेष उद्देश्य हेतु गठित एजेंसी। नगर पालिका के प्रकार। नगर पंचायत 1000 से 10,000 से 20,000 जनसंख्या, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन। नगर पंचायत। नगर पालिका परिषद 20,000 से 3 लाख जनसंख्या, छोटे शहरी क्षेत्र। और नगर पालिका निगम जनसंख्या 3 लाख से अधिक बड़े शहरी क्षेत्र। प्रमुख अनुच्छेद क्या क्या है देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिका के गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 243 आर संरचना के बारे में। अनुच्छेद 243 टी आरक्षण। अनुच्छेद 243 वाई राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 जेड ए राज्य चुनाव आयोग। अनुच्छेद 243 जेड डी महानगरीय आयोजना समिति। केंद्र और राज्य संबंध के बारे में देख लेते हैं जो कि भाग 11 से 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 245 से 300 ए संघवाद में राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है। भारतीय संघवाद की प्रणाली कनाडा के संविधान से अपनाई गई है जिनमें शक्तियों का वितरण केंद्र की ओर झुका हुआ है। केंद्र राज्य संबंध, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी संबंध का अनुच्छेद है 245 से 255। प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद है 256 से 263 और वित्तीय संबंध अनुच्छेद है 268 से 293। विधायी संबंध। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों में शक्तियों का सुनिश्चित बंटवारा किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है। संघ सूची केंद्रीय विधायिका द्वारा कानून। 100 विषय हैं, मूलतः 97। मूल संविधान में कितने विषय थे? 97 विषय थे। प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, बैंकिंग है, यहाँ पे बेकिंग नहीं है ये। ठीक है,
हम्म। प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेशी मामले, बैंकिंग, रेलवे, डाक एवं तार, वायुयान, बंदरगाह, मुद्रा, जनगणना आदि। राज्य सूची 61 विषय हैं। मूलतः कितने थे? 66 विषय थे। कृषि, पुलिस, जेलखाना, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, पशुपालन, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, आदि। राज्य विधायिका द्वारा कानून, ये सब। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य विधायिका दोनों द्वारा कानून बना सकते हैं। 52 विषय हैं। मूलतः इसमें 47 विषय थे। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, कारखाना, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र आदि। उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त विषयों को अवशिष्ट शक्तियों में रखा, जिस पर केवल केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत राज्य सूची के 5 विषय शिक्षा, वन, वजन और माप, वन्यजीव संरक्षण तथा न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति देता है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है। राज्य की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों के बंटवारे से संबंधित। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति। ये याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाएं, चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार, नियुक्ति राज्य और केंद्र दोनों सेवाओं के अधीन, नियंत्रण केंद्र सरकार। वर्तमान में 3 तरह के अखिल भारतीय सेवा हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, भारतीय वन सेवा आईएफएस 1966 से। वित्तीय संबंध भाग 12 में दिया गया अनुच्छेद 268 से 281। अनुच्छेद 265 बिना संसद में पारित विधेयक पर कर लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि के बारे में है। सरकार को प्राप्त होने वाला समस्त धन संचित निधि में जमा होता है। ठीक है। संसद के द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर इस निधि से धनराशि निकासी की जाती है। संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते इस निधि से दिए जाते हैं। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि, संसद की कार्यवाही नहीं चल रही हो तब किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश पर अधिकतम 2000 करोड़ की निकासी की जा सकती है और अधिकतम 6 महीने के लिए। ठीक है। कराधान शक्तियों का आवंटन, अनुच्छेद 268 से 271। अनुच्छेद 268 कर का आरोपण केंद्र, संग्रहण राज्य और विनियोजन राज्य द्वारा और प्रमुख कर स्टाम्प शुल्क। अनुच्छेद 259 कर का आरोपण केंद्र द्वारा, संग्रहण भी केंद्र द्वारा और विनियोजन राज्य द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्यिक संबंधी कर हैं ये। अनुच्छेद 270 केंद्र, कर का आरोपण केंद्र, संग्रहण भी केंद्र, विनियोजन केंद्र और राज्य और प्रमुख कर हैं इसमें जीएसटी और आयकर। अनुच्छेद 271 कर का आरोपण केंद्र, संग्रहण भी केंद्र और विनियोजन भी केंद्र। इसमें यहाँ क्या है? सीमा शुल्क है। ठीक है। अनुच्छेद 271 ए, ठीक है, कर का आरोपण राज्य, कर का संग्रहण राज्य और कर का विनियोजन राज्य। इसमें क्या है? कृषि आयकर, भू राजस्व कर। ठीक है। अनुच्छेद 275 क्या है? राज्यों की सहायतार्थ अनुदान, राज्यों को जो सहायतार्थ अनुदान मिलता है केंद्र से वो है। ठीक है, ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन, प्रत्येक 5 वर्षों पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त करता है। इसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण पर सुझाव देना होता है। केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित प्रमुख समितियां, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, बाद में के हनुमंतैया। इस रिपोर्ट का अध्ययन एमसी सीतलवाड़ समिति 1969 का गठन किया गया है। ठीक है। दूसरा है राजमन्नार समिति
69 तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित की गई। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय पुलिस सेवा समाप्ति की सिफारिश की थी इसने। सरकारी आयोग 1983 में बनी। आयोग की अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 1987 में पेश की गई। जनवरी 1988 में जारी। 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। पुंछी आयोग 2007 सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा हेतु इस आयोग का गठन किया गया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है। राजनीतिक दल। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। चुनाव आयोग के मार्च 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार 6 राष्ट्रीय दल, 58 राज्य स्तरीय दल तथा 27 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल हैं। मान्यता के लिए मापदंड क्या है? तो राष्ट्रीय दल हेतु और राज्य स्तरीय दलों हेतु। राष्ट्रीय दल हेतु लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनाव में 4 अथवा उससे अधिक राज्यों में वैध मतों के 6% मत प्राप्त करना होगा। तो 4 राज्यों में या तो फिर अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% मत प्राप्त करता है। इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों की लोकसभा में 4 सीट प्राप्त कर लेता है, तो वो राष्ट्रीय दल होता है। राज्य स्तरीय दल के लिए राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल मतों का 6% तथा इसके अतिरिक्त संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों तो, अथवा यदि वह लोकसभा में 2% स्थान जीतता है एवं ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। राज्य स्तरीय दलों हेतु राज्य की लोकसभा में हुए आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा कुल लोकसभा में कम से कम 1 सीट जीती हो तो, या फिर यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो वो राष्ट्रीय दल हो जाती है। अथवा राज्य विधानसभा में कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हों या प्रत्येक 25 सीटों में उस दल ने लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो तो लोकसभा के चुनाव में संबंधित राज्य में उसने विभाजन में से कम इतनी सीटें प्राप्त हों, अथवा लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करता हो। ठीक है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दल है कांग्रेस, स्थापना हुई 1885 में, चुनाव चिन्ह है पंजा। सीपीआई राष्ट्रीय दल है और स्थापना वर्ष 1964 और चुनाव चिन्ह हंसिया, हथौड़ा और तारा। भाजपा 1980 स्थापना वर्ष और इसका चुनाव चिन्ह है कमल। बसपा 1984 चुनाव चिन्ह है हाथी। आप 2012 और चुनाव चिन्ह है झाड़ू। नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 और चुनाव है किताब। चुनावी सुधार से जुड़ी प्रमुख समितियां: तारकुंडे समिति 1974, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के लिए, वोरा समिति 1993 राजनीतिक अपराधीकरण की जांच हेतु और इंद्रजीत गुप्त समिति 1998 चुनावी खर्च से संबंध, और जीवन रेड्डी समिति 2004 और तनखा समिति 2010। आपात उपबंध के बारे में यहाँ दिया गया है। भाग 18 अनुच्छेद 52 से 360। उद्देश्य क्या है? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा घोषणा, संघीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर आधार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर। समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा से ये समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर होता है। ठीक है। इसे बाह्य आपातकाल भी कहा जाता है। जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो तो आंतरिक आपातकाल कहलाता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। कब कब हुआ है? पहला हुआ है भारत चीन युद्ध के समय अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक। दूसरा हुआ है भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक। और तीसरा हुआ है आंतरिक अशांति जून 1975 से मार्च 1977। नोट: अनुच्छेद 358
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 पर द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार निलंबित तो हो जाते हैं। नोट 2 ये है कि अनुच्छेद 359 आपातकाल में भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को लागू करना, स्थगित करना अनुच्छेद 20-21 स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। नोट 3 ये है कि राष्ट्रपति आपातकाल को संसदीय अनुमोदन मिलने के बाद प्रत्येक 6 माह में अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है प्रावधान। ठीक है, अब यहाँ पे है राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। आधार क्या है राष्ट्रपति शासन का? पहला आधार है अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल रहे तो अनुमोदन राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। समयावधि राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय परवर्ती घोषणा द्वारा संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 1951 में पंजाब में किया गया। मणिपुर में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं, 11 बार। ठीक है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अनुमोदन घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर संसद द्वारा। समयावधि क्या है? एक बार मंजूरी मिलने के बाद अनिश्चित काल के लिए जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यकता नहीं है। समाप्ति राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अनवर्ती घोषणा, संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं। अब तक एक भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। अब यहाँ पे संशोधन के बारे में दिया गया है, महत्वपूर्ण संशोधन। ठीक है, तो संशोधन के बारे में देख लेते हैं।